आज की वीडियो में नया चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर 4 सारणी, अंग्रेजी में इसको डिटर्मिनेंट कहते हैं। देखिए राजस्थान बोर्ड में इसके लिए जो अंक निर्धारित हैं वो 3 अंक हैं। 3 अंक का एक ही प्रश्न आता है सारणी से। देखिए आज की वीडियो में अपन सारणी से संबंधित थ्योरी के बारे में बात करेंगे। थ्योरी पढ़ते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं अपन सारणी किसे कहते हैं। सारणी की डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। सारणी यानी डिटर्मिनेंट। देखिए सारणी क्या होता है, देखिए डेफिनेशन बता देता हूं। प्रत्येक वर्ग मैट्रिक्स के संगत, प्रत्येक वर्ग मैट्रिक्स ए के संगत एक संख्या का अस्तित्व होता है। एक संख्या का अस्तित्व होता है। वह संख्या मैट्रिक्स ए का सारणी कहलाती है। सारणिक कहलाती है। देखिए आपके सामने ये सारणी की डेफिनेशन लिखी हुई है। प्रत्येक वर्ग मैट्रिक्स ए के संगत एक संख्या का अस्तित्व होता है, जिसे वह संख्या मैट्रिक्स ए का सारणी कहलाती है। यानी जैसे कोई भी वर्ग मैट्रिक्स हो, कोई भी, जैसे ए को मैंने वर्ग मैट्रिक्स लिया है। अब इस वर्ग मैट्रिक्स ए के संगत एक संख्या का अस्तित्व होता है, यानी एक संख्या विद्यमान होती है, और उसी संख्या को मैट्रिक्स ए का सारणी कहते हैं। जहां मैट्रिक्स ए के सारणी को या तो इस तरीके से व्यक्त करेंगे, ऐसे, यानी ए लिख देंगे और बाहर ये इस तरीके से, इसको पढ़ेंगे अपन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। या फिर ऐसे नहीं तो इसको अपन इस तरीके से भी व्यक्त करते हैं, ऐसे भी लिखते हैं dt ऑफ ए। या फिर ऐसे नहीं तो डेल्टा से व्यक्त करते हैं, यानी मैट्रिक्स ए के सारणी को या तो इस तरीके से व्यक्त करेंगे। ध्यान रखें ये सारणी का चिन्ह है, जैसे ये लगाया मैंने, ये सारणी का चिन्ह है। मैट्रिक्स का चिन्ह इस तरीके से लगाते हैं अपन, ये मैट्रिक्स होता है, यानी एज ए बड़े ब्रैकेट की तरह। और इस तरीके से एज ए मोड की तरह जो होता है, इसको पढ़ते हैं अपन डिटर्मिनेंट, यानी सारणी। ये सारणी का चिन्ह होता है और ये मैट्रिक्स का चिन्ह होता है। ध्यान रखें। देखिए जैसे मैं बात कर रहा था कि प्रत्येक वर्ग मैट्रिक्स के संगत एक संख्या का अस्तित्व होता है, और उसी संख्या को मैट्रिक्स ए का सारणी कहते हैं, जिसे अपन ए के सारणी या डिटर्मिनेंट ऑफ ए या डेल्टा से व्यक्त करते हैं। इसी से व्यक्त कर सकते हैं, यानी मैट्रिक्स ए के सारणी को ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे लिख सकते हैं dt ए, यानी इसको पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसको भी पढ़ेंगे अपन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। या फिर इसको अपन किससे व्यक्त करते हैं, डेल्टा से, यानी बड़ा डेल्टा से व्यक्त करते हैं। तो इनमें से सारणी ए के सारणी को किसी भी इससे व्यक्त कर देना, या इससे व्यक्त कर देना, या इससे व्यक्त कर देना, किसी से ही व्यक्त कर सकते हैं अपन। यहां देखें, जैसे बात करते हैं कि सारणी होता क्या है। देखिए मैंने अभी आपको बताया कि प्रत्येक वर्ग मैट्रिक्स के संगत एक संख्या का अस्तित्व है, तो वो संख्या है कौन सी, जिसे अपन मैट्रिक्स ए का सारणी कह रहे हैं। देखिए जैसे मैं कोई वर्ग मैट्रिक्स ले रहा हूं, ध्यान दें, कोई वर्ग मैट्रिक्स लिया है। अब कोई वर्ग मैट्रिक्स ले लिया मैंने, द्वितीय कोटि का कोई वर्ग मैट्रिक्स ले लिया, जैसे कि मैं ले लेता हूं 5, 2, 3 और 6। ये कोई वर्ग मैट्रिक्स लिया है। ध्यान रखें कि सारणी जो होगा ना, वो सदैव वर्ग मैट्रिक्स का ही होता है। अन्य किसी मैट्रिक्स का, वर्ग मैट्रिक्स को छोड़कर अन्य किसी मैट्रिक्स का सारणी परिभाषित नहीं है, ये याद रहे आपको। ठीक, जो सारणिक होगा वो वर्ग मैट्रिक्स का ही संभव है और किसी मैट्रिक्स का संभव नहीं है। वर्ग मैट्रिक्स का मतलब है जिसमें पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या समान हो। तो देखिए मैंने ये कोई मैट्रिक्स लिया है ए, अब इसका सारणी ज्ञात करना है, तो इसके सारणी को अपन इस तरीके से व्यक्त करेंगे, ऐसे। ये तो मैट्रिक्स है, ये इसका सारणिक है, तो मैट्रिक्स के चिन्ह को सारणी में बदल देंगे ऐसे, यानी 5, 2, 3, 6। ठीक है, इक्वल टू, अब देखिए द्वितीय कोटि का सारणिक है, यानी दो ही तो पंक्ति है, इसमें दो ही स्तंभ है, इसको कहेंगे अपन द्वितीय कोटि का सारणिक।
अब द्वितीय कोटि के सारणी को हल करने का एक तरीका होता है, मैं आगे थ्योरी में बताऊंगा, फिलहाल में थोड़ा सा समझ लें। देखिए द्वितीय कोटि के सारणी को हल करने का तरीका ऐसा होता है कि इस 5 का गुणा तो करते हैं पहले इस 6 से, यानी गुणा क्लॉकवाइज करना है, यानी पहले यही गुणा करना है, फिर माइनस का चिन्ह लगाते हैं और फिर इन दोनों का गुणा करते हैं। यानी इसको ऐसे लिखते हैं 5 इंटू 6 यानी 30, फिर माइनस का चिन्ह लगाते हैं 3 इंटू 2 यानी 6, और 30 माइनस 6 इक्वल टू आया है 24। तो देखिए मैं ये कह रहा था कि इस वर्ग मैट्रिक्स ए के संगत ये जो संख्या है 24, इस 24 को ही कह रहे हैं अपन ए का सारणी। यानी ये कोई वर्ग मैट्रिक्स लिया मैंने, इस वर्ग मैट्रिक्स ए के संगत एक संख्या है, ये जो 24 है, ये जो संख्या है यही वर्ग मैट्रिक्स ए का सारणी कहलाती है, जिसको व्यक्त करते हैं अपन इस तरीके से, या तो ऐसे लिख दो, ऐसे नहीं तो इसको अपन अभी बताया ना मैंने डिटर्मिनेंट ऑफ ए से व्यक्त कर दो, या फिर इसको अपन डेल्टा से व्यक्त कर सकते हैं। तो ये जो संख्या है इसी को सारणी कह रहे हैं। डिटेल से बताऊंगा, ये हल करना भी बताऊंगा कि द्वितीय कोटि के सारणी को किस तरीके से हल करते हैं, प्रथम कोटि के सारणी को किस तरीके से हल करते हैं, तृतीय कोटि के सारणी को किस तरीके से हल करते हैं। फिलहाल में डेफिनेशन में मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया है, थोड़ा सा ध्यान रखें। जैसे कि मैंने अभी बताया कि प्रत्येक वर्ग मैट्रिक्स के संगत, यानी कोई भी वर्ग मैट्रिक्स हो, प्रत्येक वर्ग मैट्रिक्स के संगत एक संख्या का अस्तित्व होता है, और वह संख्या मैट्रिक्स ए का सारणी कहलाती है। यानी जो संख्या है ना, जैसे मैंने बताया ये कोई वर्ग मैट्रिक्स लिया है, इस वर्ग मैट्रिक्स के संगत ये जो संख्या है, इस संख्या को मैट्रिक्स ए का सारणी कहेंगे, जिसे अपन डिटर्मिनेंट ऑफ ए या डेल्टा से व्यक्त कर सकते हैं। तो ये तो होता है सारणी की डेफिनेशन। इतना याद रहे कि जो सारणिक होता है वो वर्ग मैट्रिक्स का ही संभव है, अन्य किसी मैट्रिक्स का संभव नहीं है। आगे चलते हैं। यहां देखिए प्रथम कोटि की सारणी वर्ग मैट्रिक्स का सारणी किस तरीके से ज्ञात करते हैं वो देखेंगे। ठीक, पहला पॉइंट है प्रथम कोटि के वर्ग मैट्रिक्स, प्रथम कोटि के वर्ग मैट्रिक्स का सारणी, प्रथम कोटि के वर्ग मैट्रिक्स का सारणी। देखिए कोई जैसे मान के चले अपन, ये कोई प्रथम कोटि का वर्ग मैट्रिक्स लिया है ए आई जे, या फिर सीधे ही लिख सकता हूं मैं ए। देखिए यहां ये कोई प्रथम कोटि का वर्ग मैट्रिक्स है, इसमें एक ही पंक्ति और एक ही स्तंभ है, एक ही पंक्ति एक ही स्तंभ है, इसीलिए मैं इसको प्रथम कोटि का वर्ग मैट्रिक्स कह रहा हूं। यानी इस मैट्रिक्स की जो कोटि है वो प्रथम कोटि का है, एक व एक का है। अब इसका सारणी ज्ञात करना है, तो इसका सारणी ज्ञात करने के लिए देख क्या करेंगे, प्रथम कोटि के वर्ग मैट्रिक्स का सारणी किस तरीके से निकालेंगे, इस मैट्रिक्स को सारणी में बदलेंगे और इसको ये जो चिन्ह है इसको सारणी में बदल देंगे यानी ए। और देखिए ये जो लिखा हुआ है ए, इसका जो सारणिक होता है वो ये होता है। जैसे कि मान के चलें ये कोई वर्ग मैट्रिक्स लिया है मैंने एग्जांपल के तौर पर, ये कोई वर्ग मैट्रिक्स है, प्रथम कोटि का वर्ग मैट्रिक्स है, एक ही पंक्ति है, इसमें एक ही स्तंभ है। तो इसका जो सारणिक है इसको ऐसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ 5, और डिटर्मिनेंट ऑफ 5 का जो मान होता है ना वो 5 ही होता है। यानी ए का जो सारणिक होता है वो ए होता है। जैसे कि मैंने 5 का सारणिक निकाला तो वो 5 ही होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये तो प्रथम कोटि के वर्ग मैट्रिक्स का सारणी ज्ञात करना बताया। अब बात करेंगे अपन द्वितीय कोटि के वर्ग मैट्रिक्स का सारणी किस तरीके से ज्ञात करते हैं। द्वितीय कोटि के वर्ग मैट्रिक्स का सारणी, नेक्स्ट स्टेप, द्वितीय कोटि के वर्ग मैट्रिक्स का सारणी, वर्ग मैट्रिक्स का सारणी। ठीक है, तो देखिए द्वितीय कोटि के वर्ग मैट्रिक्स का सारणी कैसे निकालेंगे। मान के चले अपन, माना द्वितीय कोटि का एक सारणी दिया हुआ है, सॉरी मैट्रिक्स दिया हुआ है, द्वितीय कोटि का सारणी मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये दे रखा है A11 A12 A21 A22, ये द्वितीय कोटि का वर्ग मैट्रिक्स है। अब इसका सारणी ज्ञात करना है, तो इसका सारणी ज्ञात करने के लिए पहले तो मैट्रिक्स को सारणी में चेंज करेंगे, यानी इसको ऐसे लिखेंगे ए का सारणी इक्वल टू, ऐसे लिखेंगे, ये मैट्रिक्स का चिन्ह है, यहां सारणी का लगा रहा हूं मैं, ध्यान रखें A11
A12 A21 A22। अब ये द्वितीय कोटि का सारणिक है, इसमें दो ही पंक्ति और दो ही स्तंभ है। द्वितीय कोटि के सारणिक को हल करने का तरीका देखिए, मैंने अभी एक एग्जांपल देके बताया था। द्वितीय कोटि के सारणिक को इस तरीके से हल करना है कि पहले तो इन दोनों का गुणा करना है, यानी पहले क्लॉकवाइज गुणा करेंगे अपन, ऐसे ध्यान रखें। इसका गुणा नहीं करेंगे, पहले यही गुणा करेंगे अपन कि इस अवयव का गुणा पहले इससे, और बाद में गुणा करेंगे ये वाला, ठीक। यानी इसको ऐसे लिखेंगे A11 का गुणा A22 से, यानी A11 A22, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे यहाँ, माइनस A21 का गुणा इससे करेंगे A12 से, A12 से। तो द्वितीय कोटि के वर्ग मैट्रिक्स का सारणिक अपन इस तरीके से ज्ञात करेंगे। ये सारणिक हो जाएगा द्वितीय कोटि के वर्ग मैट्रिक्स का। अभी जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं अपन, अभी बताया भी था मैंने, 5 6 2 3 ये बताया था मैंने अभी। ये द्वितीय कोटि का वर्ग मैट्रिक्स है, इसका सारणिक ज्ञात करना है तो इसको सारणिक में बदल लेंगे इस तरीके से, 5 2 3 6 इक्वल टू गुणा करेंगे, पहले 5 का गुणा 6 से करेंगे यानी 30 आएगा, माइनस, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, माइनस, इस 3 का गुणा 2 से करेंगे यानी 6, यानी ये आया 24। द्वितीय कोटि के वर्ग मैट्रिक्स का सारणिक अपन इस तरीके से ज्ञात करेंगे। अब चलते हैं अपन तृतीय कोटि के वर्ग मैट्रिक्स का सारणिक ज्ञात करेंगे। देखिए तृतीय कोटि के वर्ग मैट्रिक्स का सारणिक किस तरीके से निकालेंगे। तीसरा पॉइंट, तृतीय कोटि के वर्ग मैट्रिक्स का सारणिक, वर्ग मैट्रिक्स का सारणिक। ये थोड़ा अच्छे से समझें आप। तृतीय कोटि के वर्ग मैट्रिक्स का सारणिक अपन किस तरीके से ज्ञात करेंगे। देखिए मैं तृतीय कोटि का वर्ग मैट्रिक्स ले रहा हूं, ये कोई तृतीय कोटि का वर्ग मैट्रिक्स ले रहा हूं, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये तृतीय कोटि का मैंने एक वर्ग मैट्रिक्स लिया है, ठीक। 3x3 कोटि का है, इसमें 3 ही पंक्तियों 3 ही स्तंभ है। अब तृतीय कोटि के सारणिक का मान किस तरीके से निकालेंगे, देखें तो वर्ग मैट्रिक्स को सबसे पहले तो सारणिक में बदल लेंगे इस तरीके से, यानी A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है। इस तरीके से बदल लेंगे अपन इसको, ये सारणिक में बदल लिया मैंने इसको। अब देखिए ये जो सारणिक है तृतीय कोटि का सारणिक है, इसमें 3 ही पंक्तियां और 3 ही स्तंभ है। तृतीय कोटि के सारणिक को अपन 6 तरीके से हल कर सकते हैं, 6 प्रकार से हल कर सकते हैं इसको, 6 प्रकार से, ठीक है। देखिए किस तरीके से हल कर सकते हैं। देखिए तृतीय कोटि के वर्ग मैट्रिक्स का जो सारणिक है, यानी तृतीय कोटि का जो सारणिक है, इसको अपन 6 प्रकार से हल कर सकते हैं, ठीक। तो इसको हल करना बता रहा हूं, पहला प्रकार बता रहा हूं, ये पहला पॉइंट है, पहला प्रकार। देखिए तृतीय कोटि के सारणिक को हल करने के मैंने कितने तरीके बताए हैं, 6। इसको 6 प्रकार से अपन हल कर सकते हैं, यानी इस सारणिक का मान 6 प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक। जिसमें पहला तरीका देखिए, पहला तरीका क्या है कि ये जो सारणिक दिया हुआ है, उपरोक्त सारणिक का R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर, देखिए अभी ये नया शब्द सुना है आपने, प्रसरण कहें या विस्तार कहें, एक ही बात है। प्रसरण कहें या विस्तार कहें, एक ही चीज है, ठीक। अब इस प्रसरण का और विस्तार का मतलब बताऊंगा मैं आपको।
देखिए मैं पहला तरीका बता रहा हूं, मैंने अभी बताया आपको कि ये जो तृतीय कोटि का सारणिक दिया हुआ है इसको अपन 6 प्रकार से हल कर सकते हैं, जिसमें पहला प्रकार ये देखिए कि इस सारणिक का R1 के अनुदिश प्रसरण करूंगा। R1 का मतलब है पहली पंक्ति, R का मतलब रो से, 1 का मतलब पहली पंक्ति से। तो पहली पंक्ति के अनुदिश इसका प्रसरण करूंगा, प्रसरण का मतलब विस्तार। अब विस्तार देख लीजिए किस तरीके से करते हैं। R1 के अनुदिश इसका विस्तार कर रहा हूं मैं, प्रसरण कर रहा हूं, ठीक है। देखिए ए के सारणिक बराबर, यानी इसका मान निकालेंगे, यानी R1 के अवयवों को कांस्टेंट रखेंगे। जैसे R1 का ये अवयव है A11, R1 का ये अवयव है A11, ठीक, इसको कांस्टेंट रखेंगे और ये वाली पंक्ति और ये वाला स्तंभ छोड़ देंगे, ठीक, यानी अवयव Aij यानी A11 को कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है, और ये वाली पंक्ति छोड़ेंगे, यानी ये वाली तो पंक्ति छोड़ देंगे, ये वाली, और ये वाला स्तंभ छोड़ देंगे, यानी ये तो पंक्ति छोड़ देंगे जो दे रखी है, यानी पहली पंक्ति ये किस पंक्ति का अवयव है A11, यानी पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव है, तो पहली पंक्ति छोड़ देंगे और पहला ही स्तंभ छोड़ देंगे, ठीक। A11 को कांस्टेंट रखेंगे यहां ऐसे, R1 का ये जो अवयव है A11 इसको कांस्टेंट रखें। ध्यान रहे इस अवयव का जो चिन्ह है प्लस लेना है कि माइनस लेना है ये डिपेंड करता है, यानी कोई अवयव है Aij, इस अवयव को कांस्टेंट रख रहे हैं पर इसका चिन्ह प्लस लेना है कि माइनस लेना है ये I और J पर निर्भर करता है, I और J पर निर्भर करता है। यदि I प्लस J सम हो तब प्लस चिन्ह लेना है अपने को, प्लस चिन्ह, ठीक। और यदि I प्लस J विषम हो तब आपको माइनस साइन लेना है, माइनस चिन्ह लेना है, ये ध्यान रखें। जैसे कि मैंने बताया था कि इस सारणी का R1 के अनुदिश प्रसरण कर रहे हैं तो R1 के इस अवयव को कांस्टेंट रखेंगे A11 को। अब मैं ये कह रहा हूं इस A11 को प्लस चिन्ह लेना है या माइनस चिन्ह लेना है ये डिपेंड करता है I और J पर। यदि I प्लस J यानी I प्लस J बराबर सम हो तो प्लस चिन्ह लेना है अपने को, और यदि I प्लस J यानी I और J को जोड़ना है, सम आता है तो प्लस चिन्ह और माइनस विषम आता है तो माइनस चिन्ह लेना है। यहां देखिए I और J का मान है, A11 को कांस्टेंट रखा, I का मान भी 1 J का मान भी 1 बराबर 2 आया और 2 सम है इसलिए इसका प्लस चिन्ह लेंगे, तो यहां प्लस चिन्ह लिया है मैंने, ठीक। अब इस प्लस चिन्ह को अपन लिखेंगे नहीं क्योंकि संख्या के सामने प्लस चिन्ह को लिखा नहीं जाता है, तो इस प्लस चिन्ह लिया है मैंने इसको। अब मैं ये कह रहा था कि A11 को कांस्टेंट रखा तो ये वाली तो पंक्ति छोड़ देंगे और ये वाला स्तंभ छोड़ देंगे, यानी A11 का मतलब है पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव है, तो पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को छोड़ देंगे, शेष जो बचेगा सारणी उसको लिखेंगे, यानी ये वाली तो पंक्ति छोड़ दी मैंने, ये वाली पंक्ति छोड़ दी और ये वाला स्तंभ छोड़ दिया। अब सारणी बचा अपने पास ये, इसको लिख देंगे ज्यों का त्यों, A22 A23 A32 A33 इस तरीके से, ठीक है। आगे देखें, इस A11 को कांस्टेंट रखा है मैंने तो पहली पंक्ति छोड़ दी और पहला स्तंभ छोड़ दिया, ठीक है। R1 के अनुदिश प्रसरण कर रहे हैं तो R1 के इस अवयव को कांस्टेंट रखा पहले मैंने, इसका प्लस चिन्ह लिया है क्योंकि I प्लस J यानी I प्लस J यहाँ 2 हुआ था, यानी 1 प्लस 1 यानी 2 सम है, सम के लिए प्लस चिन्ह लिया है, ये वाली पंक्ति छोड़ दी, ये वाला स्तंभ छोड़ दिया। अब इस अवयव को कांस्टेंट रखेंगे ऐसे ही, R1 का दूसरा अवयव है, R1 यानी पहली पंक्ति का दूसरा अवयव है, इसको कांस्टेंट रखेंगे। अब इसको कांस्टेंट तो रखेंगे बट इसका चिन्ह कौन सा लेना है ये निर्भर करता है I प्लस J पर। I का मान 1 है, J का मान 2 है, 1 प्लस 2 यानी 3 हुआ और 3 विषम है, 3 विषम है तो माइनस चिन्ह लेना है, यानी इसके आगे माइनस का चिन्ह लगाना है। इतना ध्यान रखना है कि I प्लस J सम है तो प्लस चिन्ह और I प्लस J यदि विषम है तो माइनस चिन्ह लेना है, यानी इस अवयव को कांस्टेंट रखा। अब इस अवयव वाली तो पंक्ति छोड़ देंगे और इस वाला स्तंभ छोड़ देंगे, यानी ये वाली तो पंक्ति छोड़ेंगे और ये वाला स्तंभ छोड़ेंगे, क्योंकि A12 पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव है तो पहली पंक्ति को छोड़ देंगे और दूसरे स्तंभ को छोड़ देंगे, पहली पंक्ति छोड़ेंगे यानी ये छोड़ देंगे और दूसरी पंक्ति छोड़ देंगे,
यानी ये छोड़ देंगे, पहली तो पंक्ति छोड़ देंगे पूरी और दूसरा स्तंभ छोड़ देंगे। शेष जो सारणी बचेगा वो ये बचेगा, यानी सारणी बचेगा अपने पास A21 A31 A31 A23 A33 A33 इस तरीके से। ठीक, आगे देखिए। अब इस अवयव को कांस्टेंट रखेंगे, R1 का जो अगला अवयव है, इस अवयव को कांस्टेंट रखेंगे। अब इसका चिन्ह भी देख लेंगे। इस अवयव को मैंने कांस्टेंट रखा, A13 को चिन्ह देखेंगे I प्लस जे, I का मान 1, J का मान 3, 1 प्लस 3 यानी 4 हुआ, 4 सम है, इसलिए इसका चिन्ह लेंगे अपन प्लस, यहाँ प्लस चिन्ह लेंगे। ये वाली पंक्ति छोड़ देंगे, यानी पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ, यानी ये जो अवयव जिस पंक्ति और जिस स्तंभ में है वो वाली पंक्ति छोड़ देंगे और वो वाला स्तंभ छोड़ देंगे, यानी ये वाली तो पंक्ति छोड़ देंगे और ये वाला स्तंभ छोड़ देंगे। शेष सारणी को लिख देंगे ज्यों का त्यों, यानी यहां बचेगा A21 A31 A31 A22 और A32, ये आएगा। A13 इस तरीके से आएगा। ठीक, तो देखिए मैंने इस सारणी का R1 के अनुदिश प्रसरण किया है। ये जो लिखा है इस तरीके से लिखा है, इसको कहेंगे अपन R1 के अनुदिश प्रसरण करना, यानी विस्तार कर दिया है मैंने इस सारणी का। विस्तार कहें या प्रसरण कहें एक ही बात है। अब देखिए इसको हल करना है। हल इस तरीके से करेंगे, देखिए अभी हल नहीं हुआ है ये, अभी तो मैंने इसका विस्तार किया है। A का सारणी इक्वल टू आएगा A11। अब ये द्वितीय कोटि का सारणी है और द्वितीय कोटि के सारणी को हल करना बताया है। A11 को जो का त्यों लिख दिया है, द्वितीय कोटि के सारणी को हल करना बताया, इसका गुणा इससे करना है, यानी इसका गुणा ऐसे और फिर ऐसे करना है, इस तरीके से गुणा करना है, यानी A22 A33 माइनस A32 A23, यानी द्वितीय कोटि के सारणी को जिस तरीके से हल करते हैं उस तरीके से हल करना है, यानी पहले इसका इससे गुणा, फिर माइनस का चिन्ह लगाना है, फिर इसका इससे गुणा, माइनस A12, इसी तरीके से इसको हल कर लेंगे। A21 का गुणा A33 से माइनस A31 का गुणा A23 से प्लस A13, इसको हल कर लेंगे इसी तरीके से, द्वितीय कोटि का है, इसका गुणा इससे A21 A32 माइनस A31 का गुणा A22 से। ठीक, तो ये हल हो गया, यानी तृतीय कोटि के सारणी को अपन एक तरीके से तो ऐसे हल कर सकते हैं, और ये हल करके दिखाया मैंने R1 के अनुदिश प्रसरण करके। अब दूसरा तरीका आएगा R2 के अनुदिश प्रसरण करके।